किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए देयर आर 4 फॉर्म्स। हमारे पास पहला फॉर्म है INC 32 जो कि होता है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये एप्लीकेशन होती है, ये जाती है एक स्पाइस वेब बेस्ड पोर्टल होता है, स्पाइस प्लस ये इसमें जाती है। दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन के साथ जाता है INC 33। इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। तीसरा होता है INC 34 EA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है INC 35 एजाइल प्रो सर्विस कहते हैं इसको। एजाइल प्रो के अंदर काफ़ी तरह की एजाइल प्रो फॉर्म जो होता है उसके अंदर हम काफ़ी तरह की सर्विस अवेल कर सकते हैं। हम कंपनी का GST नंबर ले सकते हैं। By using this form we can apply for the GST number. We can also apply for PAN, TAN, tax identification number, permanent identification number। बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बैंक अकाउंट, इससे हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हम EPFO PF में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ESIC इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो काफ़ी सारी वो मिलती है सर्विसेज इसके अंदर, वो क्या पर चलते हैं। उसके बाद बात करें कि भाई इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी हैविंग मोर देन 7 सब्सक्राइबर और वेयर एनी सब्सक्राइबर टू द MOA AOA is signing a place outside India, MOA AOA shall be filed in with Spice Plus in respect of format has specified in table A to J in schedule 1 without filing form INC 33 to INC 34। ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, क्योंकि उसमें सब्सक्राइबर 7 होते हैं तो वो पब्लिक कंपनी हो जाती है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, तब आपको EMOA या फिर EAOA देने की ज़रूरत नहीं है। EAOA देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो शेड्यूल हमारा कंपनीज एक्ट का है, शेड्यूल 1 होता है कंपनीज एक्ट में, उसमें फॉर्मेट बताए होते हैं। टेबल A एप्लीकेबल होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल B एप्लीकेबल होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल। तो ये 5 तरह की टेबल होती हैं। ये वाला 5 तरह की फॉर्मेट होता है MOA का, 5 तरह का फॉर्मेट होता है AOA का। तो ये टेबल शेड्यूल 1 के अंदर दी होती है कि आपका जो वो है फॉर्मेट जो रहेगा MOA का AOA का इस तरह से रहेगा, तो कंपनी उसको अडॉप्ट कर सकती है। या फिर वो कंपनी जिसके जो सब्सक्राइबर है, मेंबर है, आउटसाइड इंडिया में है, तो उसको अडॉप्ट कर सकती है। हमने ये वाली चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है, ये वाली, तो ये मैंडेटरी, इस यहाँ से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ नॉट रेलिवेंट, दीज आर नॉट रेलिवेंट। मेजरली जो प्रोसेस होती है दिस इज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है ये वाली चीज़। उसके बाद का ये रेलिवेंट नहीं है, कहानी है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? देखो, स्पाइस प्लस फॉर्म ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
स्पाइस प्लस फॉर्म जो होता है, स्पाइस प्लस फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आप क्या करते हो, नेम के लिए अप्लाई करते हो, नेम रिजर्वेशन। कोई नई कंपनी जब बनती है उसे अपना नेम अप्लाई करना होता है कि मेरा नेम ये होगा, तो वो पार्ट ए में अप्लाई करती है। पार्ट बी में क्या होता है, कंपनी की फर्दर प्रोसीडिंग होती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पैन, कंपनी का टैन, कंपनी का पैन, कंपनी का टैन, बैंक ओपनिंग, जीएसटी, ये सारे काम जितने होते हैं वो पार्ट बी में होते हैं। बैंक अकाउंट नंबर या फिर कोई ईपीएफओ, ये सारे काम जो होते हैं पार्ट बी में होते हैं। कंपनी चाहे तो दोनों फॉर्म एक साथ फाइल कर, वैसे तो स्पाइस प्लस के अंदर ये दोनों फॉर्म साथ में भी फाइल आप कर सकते हो, या पार्ट ए पहले फाइल कर सकते हो और पार्ट बी बाद में, जब आपका नेम अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप पार्ट बी कर सकते हो। आपको क्या कुछ नहीं करना, एमसीए पे लॉगिन आईडी करना है, स्पाइस प्लस में जाना है, वहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स नेम के रिगार्डिंग डालने हैं, जो नेम के रिगार्डिंग चीज़ें चाहिए होती है वो आपको आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या होती है। तो फीचर ऑफ स्पाइस प्लस क्या होता है, पार्ट ए में होता है नेम रिजर्वेशन, पार्ट टू में होता है ऑफरिंग अ वेरियस सर्विसेज, बकेट ऑफ सर्विस, जिसमें इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, डायरेक्टर के डिन से रिलेटेड, पैन, टैन, ईपीएफओ, ईएसआईसी, ये सारी सर्विसेज जो होती हैं स्पाइस प्लस के पार्ट बी में होती हैं। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे, वो कहानी है जो मैंने सिर्फ आपको बताई है कि कंपनी, फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी द यूजर में आइदर चूज सबमिट पार्ट ए फॉर रिजर्विंग ए नेम first and thereafter submit part B for incorporation and other service and file part A or part B together at one go for incorporating a new company and availing the bucket of service as above। सिर्फ इतना, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें कहानी है और कुछ नहीं है बाकी, कि भाई एक कंपनी चाहे तो पार्ट ए पहले फिल कर सकती है और पार्ट बी बाद में फिल कर सकती है, या फिर वो चाहे दोनों को साथ में भी फाइल कर सकती है इन अ वन गो। वो डिपेंड करता है कंपनी की चॉइस के ऊपर, वो चूज़ कर सकती है उसको पार्ट ए। लेकिन क्या हो सकता है कि पहले आप पार्ट ए ही करोगे, पार्ट बी पे आप तभी आओगे। एमसी के पोर्टल पे आपको बस ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पहले आप पार्ट ए कर सकते हो फिर पार्ट बी कर सकते हो, या दोनों को साथ भी कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले पार्ट बी करना, क्योंकि कंपनी का नाम ही नहीं बना अब तक, आप एप्लीकेशन कैसे लगा लोगे। तो पहले आपको पार्ट ए के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर पार्ट बी में जा सकते हो, अगर नहीं हुआ तो साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। पार्ट ए होता है जो नेम रिजर्वेशन की बात करता है, और पार्ट बी बात करता है सर्विसेज की, जो हमने ऊपर बात की है। ये सारे का सारा वही है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, सारे का सारा वही है। उसके बाद बात करते हैं ये वाला, तेईस फरवरी 2020 को। पहले क्या होता था, ये वाला समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? यस सर। ओके ओके। अभी क्या है, हाँ यहाँ से दोबारा से करते हैं। पहले रन सर्विस हुआ करती थी, रन सर्विस, इसका फुल मीनिंग होता है रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम, रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम पहले क्या हुआ करता था, अगर मैं 23 फरवरी 2020 से पहले की बात करूं,
अगर कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसको भी अपना नाम पहले रन सर्विस के थ्रू क्या करवाना पड़ता था, अप्रूव करवाना पड़ता था। रन सर्विस में ही एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी, 1,000 की फ़ीस हुआ करती थी। या कोई अपना नाम चेंज करवाना था, नेम चेंज, वो भी किसके थ्रू होता था, रन सर्विस के थ्रू होता था, 1,000 की फ़ीस पे करके रन के थ्रू। बट क्या हुआ, 24 फरवरी 2020 के बाद अमेंडमेंट आई और उसने बोला कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम अपना नेम की एप्लीकेशन देगी, वो सिर्फ ओनली पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस में ही देंगी। बाकी अगर किसी को नेम रिजर्वेशन के लिए जाना है, बाद में अगर नेम चेंज करना है, वही सिर्फ नेम किस में अप्लाई करेगी, नेम चेंज रन सर्विसेज में अप्लाई करेगी। तो यही कहानी लिखी हुई है इसमें। इट मे बी नोटेड दैट फ्रॉम 23 फरवरी 2020 onward run service is applicable only for the change of name and existing company and the new web form facility on screen filing and real time data validation for seamless incorporation of company. The approved name and relating incorporation details are submitted in part A। कि मतलब क्या है कि नई कंपनी के लिए न्यू कंपनी अगर अपनी नाम की एप्लीकेशन देना चाहती है, वो किस में देगी, न्यू फॉर्म के अंदर। न्यू फॉर्म कौन सा था हमारा, न्यू वेब फॉर्म स्पाइस प्लस पार्ट ए, स्पाइस प्लस पार्ट ए। स्पाइस प्लस पार्ट ए के अंदर कंपनी क्या करेगी, अपना नाम दे के यहाँ पर चलेगी, और बाकी जो अगर पार्ट ए के अंदर दे के चलेगी, अगर कंपनी को अपने नाम चेंज करना है, वही किस में एप्लीकेशन देगी, रन के अंदर। The approved name and related incorporation detail are submitted in part A would be automatically pre-filled in the link form। जैसे जो नाम अप्रूव हो जाएगा, नाम अप्रूव होने के बाद वो ऑटोमेटिकली EMOA, EOA, URC1, INC, इन सारे फॉर्म्स के अंदर फर्दर जितने भी फॉर्म्स होंगे, हमने MCA 21 पढ़ा ना, चैप्टर ई गवर्नेंस वाला पढ़ा है ना। हेलो, हमने MCA 21 चैप्टर हाँ, MCA 21 में एक ऑप्शन आता है प्री फिल वाला, कि भाई जैसे आप अपना नाम या कंपनी का सीन उस फॉर्म में डालोगे, ऑटोमेटिकली फॉर्म का नाम एड्रेस आ जाएगा। तो जब आपका नेम अप्रूव हो जाएगा ना एक बार, बाकी जितने उसके बाद के फॉर्म होंगे ना जहाँ पे नाम की जरूरत होगी, उनमें ऑटोमेटिकली वो प्री फिल्ड होके आएगा फिर नेम आपका, सारे के सारे फॉर्म्स के अंदर। तो यहाँ तक कि अगर मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस करूँ कहानी की प्रोसेस क्या होता है इनकॉर्पोरेट करने का, आप जो करते हो INC 32 के अंदर क्या करते हो, एप्लीकेशन लगा के चलते हो। INC 32 के अंदर आप क्या करते हो, एप्लीकेशन लगा के चलते हो स्पाइस प्लस फॉर्म में। स्पाइस प्लस फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए नेम रिजर्वेशन, पार्ट बी सर्विसेज, अदर सर्विसेज। नेम रिजर्वेशन आप किस कंपनी के लिए कर सकते हैं, जो कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट हो रही है। अगर कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट हो रही है तो आप स्पाइस प्लस के पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन डालोगे। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है और वो कंपनी अपना क्या कर रही है, नेम चेंज कर रही है, तो वो रन सर्विसेज होती है, एक रिजर्व यूनिक रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम, उसके अंदर अपनी वो डालेगी, एप्लीकेशन डालेगी, उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन डालेगी। समझ गए मेरी बात यहाँ तक। और उन एप्लीकेशन के साथ एक फॉर्म INC 33 और INC 34 और INC 35 लगाएगी। अब ये फॉर्म INC 33, फॉर्म INC 34 और फॉर्म INC 35 क्या होते हैं, फॉर्म INC 33 होते हैं EMOA, इसको लीगल डॉक्यूमेंट चार्टर्ड कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं कंपनी का। और INC 34 होता है EAOA, इसको हम रूल्स और रेगुलेशन ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। INC 35 भी जाएगा, एजाइल फॉर्म होगा। एजाइल फॉर्म के अंदर कई सर्विसेज आती हैं, जैसे GST नंबर, पैन, टैन, बैंक अकाउंट, EPFO, ESIC,
तो ये सारे के सारे एक इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन के साथ फॉर्म अटैच होके जाते हैं। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर इन फॉर्म की डिटेल जाती है। एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है कंपनी को बनाने के लिए, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, वो सारी बात हमने करी। और जब कंपनी का नेम अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद जितने भी फॉर्म्स हैं जहाँ पे भी कंपनी के फॉर्म का नाम आना है वहाँ पे प्रीफिल होके आएगा। फिर कंपनी का नाम प्रीफिल होके, आप ऑटोमेटिकली ऐसे टाइप करके नहीं डालोगे फॉर्म में, आपको प्रीफिल करके डालना पड़ेगा और वो फिर फॉर्म्स में प्रीफिल होके आता है नाम। तो ये होता है पार्ट बी और पार्ट ए और पार्ट बी। आपकी चॉइस है, या तो आप एक साथ फाइल कर सकते हो या पहले आप पार्ट ए फाइल कर दो, नेम रिजर्वेशन करा लो। नेम रिजर्वेशन के बाद आप क्या करो, पार्ट बी में मूव करो, बाकी काम करना फिर शुरू कर दो। ये यहाँ तक की कहानी थी। उसके बाद ये वाली जो बाद में कहानी है ये वाली कि भाई ऑल चेक फॉर्म एंड प्री स्क्रूटनी वैलिडेशन हैपन ऑन द वेब फॉर्म इटसेल्फ। कि भाई जितनी भी प्री स्क्रूटनी होती है, वैलिडेशन होती है, डीएससी की वैलिडेशन मतलब चेकिंग कह सकते हो आप, ऑल चेकिंग, ऑल चेक एंड प्री स्क्रूटनी, वो फॉर्म्स के अंदर वेब बेस्ड पे होती है, अपने आप होती है। वो सेंट्रलाइज होता है मिनिस्ट्री की साइट पे, सेंट्रलाइज होता है वो सारे का सारा, वो खुद होती है। Once the Spice Plus is filled completely with the relevant detail, the same would have been converted into a PDF format। कि भाई क्या है, जब आपने फॉर्म बना लिया वेब बेस पे, उसको आप PDF फॉर्म में क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। PDF फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस फॉर्म पे लगता है DSC लगता है उस फॉर्म पे, डिजिटल सिग्नेचर। आप उस पर क्या करोगे, डिजिटल सिग्नेचर लगा लोगे। ऑल डिजिटली साइन, यहाँ पे all digitally signed application can then be uploaded along with the link form as per the existing process। कि भाई क्या है, जितना भी आपने PDF डॉक्यूमेंट बनाया था उसको फिर आप क्या करोगे, DSC लगा के अपलोड कर दोगे, जो आप नॉर्मल प्रोसेस में करते हो, नॉर्मल प्रोसेस में आप करते हो। Changes modification to Spice Plus can also be done by editing the same web form from the application which has been saved, generating the अपडेटेड PDF, अफिक्सिंग DSC एंड अपलोडिंग द सेम। कि अगर आपको कोई चेंज करना है फॉर्म के अंदर, आप वेब फॉर्म में जाके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वेब फॉर्म में जाके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उस पर क्या कर सकते हो, दोबारा से DSC लगाओगे और उसको दोबारा से अपलोड करोगे। ये बात होती है सारी की सारी कि भाई किस तरह से आपका स्पाइस प्लस फॉर्म का क्या करेंगे। तो जो जहाँ तक अभी मैंने बताया ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देयर। आप यहाँ तक भी एग्ज़ाम में अगर आ गया ना कि भाई किस तरह से कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस हो गई, तो इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस के लिए आपको कुछ नहीं करना। इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस के छोटे से ही पॉइंट है, जो एप्लीकेशन जाएगी वो इस फॉर्म में जाएगी INC 32 में, और बाकी की फर्दर की कहानी है। और जो लास्ट वाले 2 पैराग्राफ हैं, दीज आर ऑल्सो कहानी, ये भी कहानी है। लास्ट वाले 2 पैराग्राफ भी कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं, इनको मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि इनकी इतनी रेलेवेंसी नहीं है। जहाँ तक मैंने अपलोडिंग तक मैंने बताना था वो मैंने बताया आपको, यहाँ तक अपलोडिंग तक, यहाँ तक। ये वाली जो है ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि EPFO का रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है नई कंपनी के लिए। कि भाई EPFO के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है अब। कि भाई क्या है, EPFO के लिए और ESI के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है अब। आपको जब नई कंपनी बनती है आपको उसी में ही क्या कराना पड़ता है, अपना EPFO ESI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इसके लिए भी एजाइल फॉर्म जाता है। एजाइल फॉर्म के अंदर आप क्या करोगे, प्रॉपरली अपना क्या करोगे, EPFO और ESI के लिए भी रजिस्ट्रेशन लेके आप पर चलोगे। महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी किस में होके यहाँ पर चलता है, एजाइल फॉर्म के अंदर होके यहाँ पर चलता है। कि जितनी भी कंपनियां जो 23 फरवरी 2000 से 23 फरवरी 2020 से इनकॉर्पोरेट हो रही हैं और या उसके बाद से, उनको बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना भी मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट आप बता के चलोगे फॉर्म के अंदर कि मेरा बैंक अकाउंट कौन सा होगा, कहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाऊंगा, वो भी कहाँ से होगा, इसी स्पाइस प्लस फॉर्म से होके यहाँ पर चलेगा। इसके अंदर आप पैन,
डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या है, एक एजाइल फॉर्म की भाई किस तरह से एक कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारा इसमें बता रखा है। तो यहाँ तक समझ आया बच्चों, रजिस्ट्रेशन किस तरह से कंपनी का होता है, प्रोसेस समझ आई। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट बी में क्या होता है, रन में क्या होता है, रन सर्विसेज में क्या होता है, समझ आ गया। हाँ हाँ, क्योंकि देखो इन स्पाइस प्लस फॉर्म जो है वो सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के लिए है, कि भाई अगर किसी को नई कंपनी बनानी है तो वो स्पाइस प्लस फॉर्म में जाके क्या कर सकती है, इनकॉर्पोरेशन करवा सकती है अपनी कंपनी का। स्पाइस प्लस फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जो नई कंपनी के लिए है, नई कंपनी अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराएं, नाम कि नई कंपनी को अपना कोई नाम भी तो रखना पड़ेगा ना, अब उस नाम के लिए उसको पार्ट ए स्पाइस प्लस पार्ट ए में अप्लाई करना पड़ेगा। और पार्ट बी जो होता है, जब नाम अप्रूव हो गया उसके बाद पार्ट बी आप चूज़ कर सकते हो सर्विस कि भाई कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए आगे क्या क्या फर्दर स्टेप रहेंगे। आप चाहो तो दोनों के दोनों पार्ट ए और पार्ट बी साथ के साथ फाइल करके अपलोड कर सकते हो, फिल करके अपलोड कर सकते हो। बट क्या है कि पहले पर्सन क्या करता है, ये देखता है कि मुझे पहले नाम मिल जाए। हो सकता है कि आपका नाम ही रिजेक्ट हो जाए, आपने जो नाम चूज़ किया वो रिजेक्ट हो जाए। तो पहले पर्सन क्या करता है, स्पाइस प्लस फॉर्म में पार्ट ए में नाम रिजर्वेशन करा लेता है अपना, नेम आते ही उसके बाद पार्ट बी में फर्दर प्रोसीडिंग शुरू कर देता है। ये तो बात हो गई नई कंपनी की। अब कोई कंपनी है, अब कोई कंपनी है, जैसे कंपनी थी ग्रूफर्स, ग्रूफर्स थी, उसने अपना नाम बदल के ब्लिंकिट कर लिया। अब जब ग्रूफर्स को अपना नाम बदलना पड़ा, उसने एमसीए पे जाके रन सर्विसेज में, रन सर्विसेज के अंदर अपने नेम चेंज के लिए अप्लाई किया होगा, नेम चेंज के लिए अप्लाई किया होगा। जब उसने नेम चेंज के लिए अप्लाई किया होगा, उसने बताया होगा कि मैं अपना नाम ब्लिंकिट्स रखना चाहती हूँ। वो दो तीन नेम बताए होंगे उसने, दो नेम, कि मैं अपना नाम ब्लिंकिट रखना चाहती हूँ या मैं अपना नाम कुछ और रखना चाहती हूँ। ये सबसे सही लगा होगा मिनिस्ट्री को कि ये नेम सही है, तो तभी करके उसने उसको अप्रूव कर दिया रेन में, और तभी वो क्या हो जाता है, ब्लिंकिट से क्या, ग्रूफर से क्या बन गई, वो ब्लिंकिट बन गई। तो नेम रिजर्वेशन इस तरह से होता है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। नहीं 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 नहीं, देखो आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो। कंपनी एक होती है, कंपनी एक होती है जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, और एक है अभी बनने वाली है, टू बी इनकॉर्पोरेटेड, टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अब कंपनी जो बन गई है, ऑलरेडी बन गई है एग्जिस्टिंग कंपनी, उसको थोड़ी हम वो करवाएंगे, इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है ना। इसके लिए हमें स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। पार्ट ए में हमें रिजर्वेशन में देनी पड़ेगी नेम के, और पार्ट बी में हमें देनी पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन के लिए, किसको बनाना चाहते हैं। बट ये तो ऑलरेडी बनी हुई है। बट ये है कि जब ये एग्जिस्टिंग कंपनी अपने नाम चेंज के लिए अप्लाई करेगी, ये रन में अप्लाई करेगी, रन में नाम अगर जब चेंज हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा, नेम चेंज होने के बाद इसको अपने सारी जगह के अंदर जहाँ भी इसका नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है, कंपनी का नया एमओए, कंपनी का नया एओए, कंपनी के नए प्लेस जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी के लेटर हेड्स, कंपनी का कोई भी पेपर, उसको अपना नए नेम के साथ पुराना, जब कंपनी नाम चेंज करती है ना, तो पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। लगा लो पहले क्या था, ग्रूफर थी, ग्रूफर्स, पहले ग्रूफर थी, ग्रूफर्स, ग्रूफर्स प्राइवेट लिमिटेड करके थी।
इसने अपना नाम क्या कर दिया, ब्लिंकिट्स कर दिया, ब्लिंकिट कर दिया, ब्लिंकिट कुछ भी कह लो प्राइवेट लिमिटेड। जब इसने अपना नाम, एक पुरानी कंपनी अपना नाम चेंज करती है ना जब बच्चों, तो उसको अपने नाम को 2 साल तक इस तरह से दिखाना होता है, ब्लिंकिट प्राइवेट लिमिटेड। 2 साल तक वो अपने नाम को इस तरह से देगी, ब्लिंकिट प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मरली टू बी नोन एज ग्रूफर प्राइवेट लिमिटेड। समझ आ गई मेरी बात? 2 साल तक वो अपने नाम को ऐसे लिखेगी कि भाई ये ब्लिंकिट प्राइवेट लिमिटेड, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, ग्रूफर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कंपनी का कुछ भी हो, कंपनी का किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो अपने डॉक्यूमेंट में अपने नाम को नया नया नाम तो मेंशन करेगी, लेकिन 2 साल तक पुराने नाम को भी बताएगी कि इसको पहले ग्रूफर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। समझ गए मेरी बात? जब कंपनी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो उसको नया नाम तो बताना ही होता है, लेकिन 2 साल तक उसको पुराना नाम भी बताना होता है, फॉर्मरली टू बी नोन एज दिस कंपनी। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? नवनीता? हाँ। अप्लाई कैसे करेंगे नेम चेंज के लिए, कहानी है, पढ़ लेना, एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई किस तरह से नेम चेंज के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल, कि नेम अप्रूवल के लिए किस तरह से अप्लाई किया जाता है। आप एमसीए की वेबसाइट पर लॉगिन करोगे, एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पाइस प्लस का। स्पाइस प्लस में जैसे ही आप, ऑनलाइन वेब बेस्ड फॉर्म होता है ये, ऑनलाइन वेब बेस्ड फॉर्म, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा वो, हमें बताओ कंपनी किस टाइप की है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, क्लास ऑफ कंपनी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, कैटेगरी ऑफ कंपनी क्या है, सब कैटेगरी ऑफ कंपनी क्या है, वो आपसे कैटेगरी पूछेगा। कंपनी का मेन डिवीज़न क्या है, मेन बिजनेस क्या है, मेन ऑफ डिवीज़न का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। ये सारा आपसे कुछ पर्टिकुलर पूछेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, एंटिटी टाइप्स क्या है, ओपीसी है, पार्ट 1 में सेक्शन 8 कंपनी है, वो सारा आपको बताना पड़ेगा इस तरह के हेड में, इस तरह के हेड में। आप फिर उसके बाद क्या करोगे, कोई अटैचमेंट है, अटैचमेंट लगाओगे, आप फॉर्म सबमिट कर दोगे, और उसकी वैलिडिटी जो होगी, आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद जब अगर नेम अप्रूव हो जाता है ना, उस नेम की वैलिडिटी 20 दिन तक की होती है, कि भाई जो नेम अप्रूव आपको एमसीए ने दिया है आप उसको 20 दिन तक यूज़ कर सकते हो। अगर 20 दिन तक आपने उसको यूज़ नहीं किया ना, अगर आप यूज़ नहीं कर पाए उसको, तो फिर क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा नेम, आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा नेम रिजर्वेशन के लिए, आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा नेम रिजर्वेशन के लिए। तो ये एक वो होती है, क्या कहते हैं, एक प्रोसीजर होता है नेम को रिजर्व कराने का, कि भाई आप, कोई आपसे पूछे कि किस तरह से नेम रिजर्वेशन होता है स्पाइस प्लस फॉर्म में, तो आप एमसीए की वेबसाइट पर जाओगे जब कंपनी नहीं बन रही होती है, व्हेन द कंपनी आर इनकॉर्पोरेटिंग इन द फर्स्ट टाइम, तो उस केस में नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन देने के लिए कैसे होता है, आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे, एमसीए की वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप स्पाइस प्लस, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करोगे और आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद आपसे क्या किया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में कोई भी अटैचमेंट, जैसे एमओए है कंपनी का, एमओए मेनली एमओए लगता है, एमओए लगता है कंपनी का, तो एमओए लगाओगे आप कंपनी का फॉर्म के अंदर और उसको अपलोड कर दोगे, सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आरओसी उसको चेक करेगा, चेक होते ही अगर आपका नेम अप्रूव हो जाता है ना, तो उस नेम की वैलिडिटी 20 दिन की होती है, मतलब 20 दिन तक आप उसके नेम को यूज़ कर सकते हो,
आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। अगर आपने 20 दिन से पहले पहले अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कराया तो आपका नेम एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा से नेम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गई यहाँ तक मेरी बात? हाँ बच्चों। यस सर। हाँ, आगे आता है रूल 9A ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की बात करता है ये कि भाई जो नेम आपका अप्रूव हुआ है, कुछ इमरजेंसी के केस में आप अपने नेम को एक्सटेंड भी करवा सकते हो। रिजर्वेशन, इस 20 दिन के पीरियड को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो, बढ़वा भी सकते हो। कैसे? आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है अलग से 1000 रुपये की, आपका नेम जो है एक्सटेंड हो जाएगा। अलग से एक फ़ीस देनी पड़ती है आपको। मान लो कि आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट आपको अरेंज नहीं कर पाए अभी तक, और आपको टाइम चाहिए कि नहीं मुझे कम से कम 20 दिन से तो ज़्यादा टाइम चाहिए, सो दैट कि मेरे पास क्या हो, अच्छे से मेरे पास क्या हो, सारी के सारी चीज़ें अच्छे से हो, और मैं तो नाम के रिजर्वेशन जो मेरा हुआ है उस 20 दिन के पीरियड को बढ़वाना चाहते हो, करवा सकते हो। पेमेंट देनी पड़ेगी आपको एक। अपॉन पेमेंट ऑफ फीस प्रोवाइडेड बिलो थ्रू ए वेब सर्विस अवेलेबल एट www.mca.gov.in। आप क्या करोगे, mca.gov.in पे जाओगे, वहाँ पे अपना लॉगिन करोगे, वहाँ पे वेब सर्विस होती है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग भी। तो रजिस्ट्रार शैल एक्सटेंड द पीरियड ऑफ नेम रिजर्व्ड अंडर रूल 9 बाय यूजिंग वेब सर्विस स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लस INC 32। मतलब INC 32 जो आपके एप्लीकेशन का था पार्ट ए का, उसको क्या कर सकती है, आपके नेम रिजर्वर को एक्सटेंड कर सकती है। पहला केस, 40 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल अंडर रूल 9 ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ ₹1000 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। कि भाई क्या है, आप 1000 रुपये दे के फर्दर अप्रूवल ले सकते हो। फर्दर अप्रूवल कितना, 40 दिन की आपको क्या मिल जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी कि भी 40 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, जिस दिन अप्रूवल हो जाएगी आपके नाम की उसके 40 डेज मतलब 40 डेज़ की अप्रूवल ले सकते हो आप। 20 दिन तो वही हो गए जो मिलते हैं कि 20 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा 20 दिन आप 1000 रुपये लेके कर सकते हो। अगर आपको 60 डे की एक्सटेंशन लेनी है कि मुझे तो जिस दिन मेरा नाम अप्रूव हुआ उस दिन से 60 डे मुझे मिलने चाहिए, तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल अंडर रूल 9 ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ ₹2000 मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 40 डेज रेफर्ड इन क्लोज ए एंड अबो। फर्दर आप उसको क्या करवा सकते हो, एक्सटेंड करवा सकते हो। 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इन रूल 9 ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ ₹3000 मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ रूल 9 है। कि भाई क्या है, किस तरह से होगा आपको मैं बताता हूँ। कि भाई वैसे तो ROC कहता है कि आपको 20 दिन मिलेंगे, 20 दिन के अंदर आपको क्या करवाना है, अपनी एप्लीकेशन को नेम रिजर्वेशन के बाद अपनी जो इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन है उसको फाइल करना है। पर कई बार क्या होता है, जैसे फ़ॉरन के कई बार आपके डायरेक्टर होते हैं कोई कंपनी के, उनसे डॉक्यूमेंट लेने में टाइम लगता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अपने एम्बेसी से अटैच करा के देते हैं। एम्बेसी जो फ़ॉरन की एम्बेसी है वो अटैच करती है पहले डॉक्यूमेंट को, फिर देती है, तो इसमें टाइम भी लग जाता है कई बार। तो उस चीज़ में क्या होता है, नेम रिजर्वेशन के लिए उस चीज़ में क्या होता है, आपने नेम रिजर्व करवा दिया, रिजर्वेशन अपने नेम की करवा दी, रिजर्वेशन में आपको नेम मिल गया कोई भी नाम, वो 20 दिन तक वैलिड रहता है। उसके बाद अगर आपने एक्सटेंशन नहीं ली तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको एक्सटेंशन लेनी होती है। एक्सटेंशन के 3 केस होते हैं। पहला, आप 1000 रुपये पे करो, आपको 40 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी, 40 डे एक्सटेंशन, 40 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम, अप्रूवल ऑफ नेम, कि जिस दिन आपका नाम अप्रूव हुआ वहाँ से आपको 40 दिन मिल जाएंगे कि आपके पास 40 दिन है, आप दे सकते हो।
अगर आप फर्दर 2000 रुपये की पेमेंट करते हो आगे, आपको एक्सटेंशन मिलेगी 60 डेज की, 60 डे एक्सटेंशन, 60 डे एक्सटेंशन फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ 40 डेज, फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ, कि भाई क्या है, 60 डे पेमेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, फ्रॉम दी सॉरी 60 डे कहाँ से मिलेंगे आपको, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम, बट ये वाली एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी बिफोर एक्सपायरी ऑफ, ये वाली एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 डे, ये वाली एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 40 डेज, कि जो 40 दिन की आपको एक्सटेंशन मिली थी, उसके बाद फर्दर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो तो। तीसरी एप्लीकेशन आपको मिलेगी, आपको पे करना पड़ेगा 3000 रुपये, उसमें आपको 60 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी, 60 डे एक्सटेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, बट जो उसका एक्सपायरी पीरियड क्या, बट एप्लीकेशन किससे पहले लगनी चाहिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डेज, 20 डेज। ये भी बात यही कहना चाह रहा है कि भाई पहली एप्लीकेशन आप एक्सटेंशन के लिए, ये एक्सटेंशन की बात कर रहा है, 1000 रुपये पे करो, 40 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, क्या आपको क्या मिल जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी, बट एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डे लग जानी चाहिए। 60 डे के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 2000 रुपये का, पर आपकी एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 40 डेज लग जानी चाहिए। 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, उसमें आपको 3000 रुपये पे करना पड़ेगा, बट आपकी एप्लीकेशन लग जानी चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डेज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नेम की अपनी एक्सटेंशन ले सकते हो, जो आपने नेम रिजर्व कराया है उस नेम रिजर्वेशन की क्या ले सकते हो, आप एक्सटेंशन ले सकते हो। समझ आ गया यहाँ तक? ओके, नवनीता समझ आया? ओके। रन क्या होता है, रन, व्हाट इज रन? रन इज अ सिंपल एंड इजी टू यूज वेब सर्विस, ये भी वेब सर्विस है, फॉर रिजर्विंग अ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। The said service has removed the requirement to use a digital signature certificate during the name reservation. It was another value addition to ease of doing business. कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो वो कौन से फॉर्म में करेगी, रन फॉर्म में करेगी। इस पर डीएससी लगाने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू अफिक्स डीएससी। तो ये किसका पार्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट है। व्हाट इज पार्ट ए? पार्ट ए क्या है स्पाइस प्लस फॉर्म का? अगर कोई न्यू कंपनी, मतलब अगर कोई न्यू जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होना चाहती है, तो नई कंपनी के लिए, नई रिजर्वेशन के लिए तो इसमें अप्लाई करेंगे पार्ट ए में। स्पाइस प्लस पार्ट ए रिप्रेजेंट द सिलेक्शन वेयर इन ऑल डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम रिजर्वेशन फॉर अ न्यू कंपनी have been entered in Spice Plus. Part A can either be submitted individually for name reservation only, or can be submitted together with Spice Plus Part B for both name reservation as well as incorporation and for availing other integrated services. समझ आ गया यहाँ तक कि जो पार्ट ए है वो न्यू कंपनी के नाम नेम रिजर्वेशन के लिए फाइल होता है। आप पार्ट ए को या तो इंडिविजुअली भी फाइल कर सकते हो, या फिर आप पार्ट बी भी साथ में क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो पार्ट ए के। यहाँ पे समझ आ गया, दोनों के दोनों पार्ट ए, पार्ट रन और पार्ट ए ऑफ स्पाइस क्या होता है, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, समझ आ गया? आगे बढ़े। पार्ट 3, हाउ डू आई अप्लाई फॉर अ नेम इफ द प्रपोज नेम इंक्लूड द नेम ऑफ ट्रेडमार्क। कि भाई आप अपने नाम को ट्रेडमार्क भी लेना चाहते हैं, लोगो डिज़ाइन। जब आप अपने नाम का ट्रेडमार्क भी लेना चाहते हैं,
जब ट्रेडमार्क किसी ने नाम का ले लिया तो दूसरा पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। इस केस में कि भाई जैसे क्या है, रिलायंस हो गया, रिलायंस ने अपने नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है, कोई लोगो ले रखा है, कोई डिज़ाइन ले रखा है, रिलायंस का अपना डिज़ाइन है, टाटा का अपना डिज़ाइन है, ठीक है ना। कोई उनके ट्रेडमार्क को, कोई उनके लोगो को, कोई उनके डिज़ाइन को यूज़ नहीं कर सकता। कोई भी उनके लोगो को, डिज़ाइन को यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा नाम है आप यूज़ करना चाहते हो जिसको आप ट्रेडमार्क भी करवाना चाहते हो, तो वो भी क्या है, इन केस ऑफ प्रपोज नेम इंक्लूड रेफरेंस ऑफ ट्रेडमार्क नेम, द यूज मस्ट एंश्योर दैट ही हैज़ अटैच द कंसेंट ऑफ ओनर या फिर एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क अलोंग विद केवाईसी डिटेल ऑफ द ट्रेडमार्क। इन केस ऑफ trademark owner is body corporate, the NOC should be provided in the form of board resolution along with KYC document। क्या है कि अगर आप नाम के साथ कोई ट्रेडमार्क यूज करना चाह रहे हो, ट्रेडमार्क वो कोई लोगो हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई वो हो सकता है, जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा महिंद्रा के साथ ट्रेडमार्क लगता है राइस यंग राइस फ्री, ऐसे करके एक ट्रेडमार्क लगता है उसके साथ। अगर आप इस और उस महिंद्रा ने इसका ट्रेडमार्क ले रखा है, अगर आप अपने नाम के साथ ये ट्रेडमार्क यूज़ करना चाहते हो कि राइस यंग राइस फ्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, महिंद्रा से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पहले एनओसी लेनी पड़ेगी। महिंद्रा से क्या लेनी पड़ेगी, एनओसी लेनी पड़ेगी, अगर आपको ये वर्ड यूज़ करना है तो अपने नाम के साथ। इन केस ऑफ प्रपोज नेम इंक्लूड अ रेफरेंस ऑफ ट्रेडमार्क, द यूजर मस्ट इंश्योर दैट ही हैज़ अटैच द कंसेंट ऑफ ओनर और एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क अलोंग विद केवाईसी डिटेल ऑफ ट्रेडमार्क ओनर। कि भाई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले तो कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, और जो एप्लीकेशन आप लगा रहे हो एप्लीकेशन के साथ आप केवाईसी भी डालोगे कि भाई जो उसका एक्चुअल में ओनर है उसकी केवाईसी। इन केस ट्रेडमार्क ओनर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर ट्रेडमार्क कंपनी है तो एप्लीकेशन एनओसी शुड बी प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा अलोंग विद कंपनी की डिटेल्स के साथ, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के साथ। कि भाई क्या है, समझ आ गया कि अगर आप अपना नाम के साथ कोई ट्रेडमार्क यूज़ करना चाहते हो और वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी के नाम से, तो आपको पहले उसके नाम, पहले उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करा सकते हो, उसके ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हो। समझ आ गया बच्चों यहाँ तक मेरी बात? हाँ। अब आता है आगे, व्हाट आर द वर्ड ऑन विच अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी वुड बी रिक्वायर्ड। अगर आप अपने नाम में ये वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी पहले किसी रेगुलेटरी बॉडी से। ए नेम जनरली बी रिजर्व्ड इफ इट इंक्लूड अ वर्ड बैंक, इंश्योरेंस, बैंक, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, बिजनेस एक्टिविटी। द वर्ड लाइक बैंक, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, वेंचर, म्यूचुअल फंड शैल सिमिलर वर्ड विद द अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, आरबीआई है। अगर आप कोई भी ऐसा वर्ड अपने नाम में यूज़ कर रहे हो जो कि क्या है, आपसे आप अगर कोई बैंक आप अपने नाम में यूज़ कर रहे हो, इंश्योरेंस आप अपने नाम में यूज़ कर रहे हो, आप कोई वेंचर कैपिटल म्यूचुअल फंड अपने नाम में यूज़ कर रहे हो, तो आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर बैंक यूज़ कर रहे हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड यूज़ कर रहे हो आपको आरबीआई की लेनी पड़ेगी, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड इज अ सिक्योरिटी, काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर आप ऐसे वर्ड जो है अपने नाम में यूज करते हैं तो। वेदर इट इज नेसेसरी टू अटैच बोर्ड रेजोल्यूशन एनओसी विद द नेम ऑफ रिजर्वेशन एप्लीकेशन। ये कह रहा है कि क्या जब नेम रिजर्वेशन के लिए स्पाइस प्लस फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं तो क्या
उस रेजोल्यूशन के साथ, मतलब रिजर्वेशन एप्लीकेशन के साथ बोर्ड रेजोल्यूशन या एनओसी लगाना जरूरी है या नहीं है, वो पूछ रहा है। पढ़ते हैं। सर्टिफाई कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम and certify copy of board resolution with NOC duly signed by authorized representative in case of incorporation of a foreign subsidiary should be attached. BR also be attached along with providing NOC for using the resembling name trademark. क्या कहने चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप अपने नेम को चेंज कर रहे हो, एग्जिस्टिंग नेम को, तो आप पहले उसमें क्या लगाओगे, नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन के साथ रेजोल्यूशन लगाओगे, बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन लगाओगे एंड एनओसी लगाओगे जो कि साइन किया है ड्यूली अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ने। अगर आप क्या कर रहे हो, सब्सिडरी कंपनी, कोई फॉरेन में आप अपनी कोई कंपनी बना रहे हो, सब्सिडरी कंपनी, अगर उसका नाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके नेम रिजर्वेशन के लिए आप एप्लीकेशन के साथ बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगाओगे, एनओसी भी लगाओगे। एनओसी आप तब भी लगाओगे कि जब आप किसी का ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो, किसी दूसरे पर्सन का ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो, तो तब भी आप एनओसी लगा के यहाँ पर चलोगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। हाउ मैनी नेम वुड बी परमिटेड इन पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस, कि भाई जो पार्ट ए एप्लीकेशन होती है, आप कितने नाम अप्लाई कर सकते हो, कितने नाम आप दे सकते हो उसको। कई बार होता है ना कि जैसे किसी न्यूली बोर्न बेबी का बर्थ होता है तो उसके लिए 4-5 नाम सुजेस्ट किए जाते हैं, इसका नाम ये होगा या इसका नाम ये होगा। जो सबसे अच्छा नाम होता है, उसका यूनिक सा लगता है जो सबको, वही नाम उसका रख दिया जाता है। ऐसे ही कंपनी के केस में होता है। कंपनी के बेसिकली पार्ट ए फॉर्म में 2 नाम दिए जाते हैं कि या तो इसका नाम ये होगा या ये होगा। दोनों में जोन सा आरओसी को सबसे यूनिक लगता है कि ये नाम सबसे अलग है, ये नाम मैं दे सकता हूँ, वो नाम आरओसी दे देगा। इन केस एन कंपनी ऑप्ट फॉर रिजर्विंग द प्रपोज्ड नेम फर्स्ट एंड फाइल पार्ट बी ऑफ स्पाइस प्लस फॉर्म लेटर, कि पहले वो क्या करना चाहता है, पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 नाम दे सकता है स्पाइस प्लस फॉर्म में। कोई कंपनी जब नई बन रही होती है तो जो कंपनी का जो पर्सन है जो उसको बना रहा होता है, वो 2 नाम देता है कि या तो मैं अपनी कंपनी का नाम ये रखूँगा, अदरवाइज ये नाम रख लूँगा। मैं 2 नाम बताता हूँ। आरओसी को जब एप्लीकेशन जाती है, जो नाम सबसे सही लगता है उस नाम को वो अप्रूव कर देती है। पार्ट ए आउट ऑफ विच सिंगल नेम हैज मेड अवेलेबल बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर वुड बी अप्रूव्ड। सीआरसी होते हैं ये, सीआरसी क्या होते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है। इंडिया में सीआरसी जो है गुड़गांव के अंदर है, मानेसर के अंदर है, मानेसर गुड़गांव। और उसके अंदर जो है सीआरसी के अंदर क्या है, फ्रेशर काम करते हैं, फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, वो काम करते हैं सीआरसी के अंदर। ये इनका काम क्या होता है, जो भी फॉर्म हम एमसीए पे फाइल करते हैं, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे फाइल करते हैं, इन फॉर्म्स को चेक करने का काम किनका होता है, सीआरसी का होता है। और क्या होता है, सीआरसी उसको चेक करती है और उसको क्या कर देती है, अप्रूव कर देती है। और वो नाम कितने दिन तक अवेलेबल रहता है, 20 दिन तक अवेलेबल रहता है। आपको 20 दिन तक क्या करना पड़ता है, उसको अपनी कंपनी को 20 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करने पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो एक्सपायर हो गया तो दोबारा से आप अपने नाम को अप्लाई करोगे, दोबारा से एप्लीकेशन लगा के यहाँ पर चलोगे। या फिर आप एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? हाँ, समझ आ रहा है ना? हाँ, जब भी आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे फ्रेशर, आपको अगर जॉब चाहिए हो ना थोड़े टाइम के लिए, आप सीआरसी में जॉब कर सकते हो। आपको 25 से 30 हज़ार की मिनिमम वहाँ पे जॉब मिल सकती है, अगर जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही कहीं। कुछ नहीं करना होता सीआरसी में, कुछ नहीं करना होता। वहाँ पे एक फॉर्म निकलता है, आपके पास मेल आ जाएगी, आईसीएसआई आपको मेल करता है। वो फॉर्म वगैरह फाइल आपको
आपको फ़ोन वगैरह वो ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, और कुछ दिनों बाद, अब महीने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको सीआरसी के ऑफिस जाना पड़ेगा, मानेसर, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। वहाँ पे जाके ना आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, 2 साल आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो आराम से। तो बहुत सारे, मैं एक बार गया था वहाँ पे, मैंने देखा देयर आर मल्टीपल कंपनी सेक्रेटरी, मतलब इतने कंपनी सेक्रेटरी, कम से कम 300-400 कंपनी सेक्रेटरी वहाँ पे काम कर रहे थे, फ्रेशर। उसके बाद बात करते हैं, इन केस द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ अ फॉरेन नेशनल, हिज सिग्नेचर एंड एड्रेस नीड टू बी नोटराइज्ड एज पर द रूल 13 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। इन सच केस हाउ कैन द सर्टिफिकेट ऑफ सब्सक्राइबर बी अटेस्टेड। कि भाई क्या है, अगर आपका कोई ऐसा सब्सक्राइबर है, ऐसा मेंबर है जो कहाँ का है, फ़ॉरेन का है, लेट्स से मैं लगा लूँ US का है, तो वो क्या करेगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करके देगा, अपोस्टाइल करवा के देगा एम्बेसी से। तो वो इन चीज़ों में टाइम लगता है, तभी करके 20 दिन का टाइम कई बार कम लगता है, तो लोग एक्सटेंशन के लिए जाते हैं। क्योंकि फ़ॉरेन, जब फ़ॉरेन की बात आ जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है फ़ॉरेन वालों को, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट पहले तो अटेस्ट करवाने हैं, फिर अपोस्टाइल करवा के देने हैं, तो उसमें टाइम जाता है। तो अगर कोई ऐसा फ़ॉरेन, अगर इन सच अ केस आपका कोई फ़ॉरेन का कोई मेंबर है, तो वो आपको क्या करके देगा, MOA को, AOA को, अपनी डेक्लरेशन को अपोस्टाइल करा के देगा। पॉइंट नंबर 8, whether it is mandatory for every subscriber and for director to obtain DSC at a time of incorporation। yes, कि भाई ये मैंडेटरी है कि हर एक सब्सक्राइबर का, डायरेक्टर का इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे DSC होना चाहिए, क्योंकि उनके ना साइन होते हैं, तो उनको पहले DSC बनवाना पड़ेगा अपना। yes, in case of subscriber and director to EMOA AOA is up to 20 and all such subscriber and director have DIN PAN, it shall be mandatory for each one of them to obtain DSC। वो अपने लिए क्या लेगा, DSC लेके यहाँ पर चलेगा। ये ऊपर की बात सारी थी नेम रिजर्वेशन की, पार्ट 1 की बात ये कर रहा था कि किस तरह से नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई होता है। अब आते हैं बाद में पार्ट स्टेप 2, जब आपका नाम बन जाएगा, जब आपका नाम बन जाएगा, आप क्या करोगे, इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करोगे। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट के लिए हमें कौन कौन से चाहिए होते हैं, हमको सबसे पहले चाहिए होता है मेमोरेंडम। हमको सबसे पहले चाहिए होता है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का मीनिंग है द लीगल डॉक्यूमेंट, द चार्टर, द स्टैट्यूट ऑफ कंपनी, जिसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं। इससे बाहर जाके कंपनी कोई भी काम कर ही नहीं सकती। अगर कोई काम बाहर जाके कंपनी से करती है, वो सारे काम क्या होंगे, वॉइड होंगे, उनको लीगल नहीं बोला जाएगा, दीज आर नॉट लीगल, उनको लीगल काम नहीं बोला जाएगा। तो ये क्या है, दीज आर, वो लीगल है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं, वो भी एप्लीकेशन के साथ जाएगा। एफिडेविट दे के चलेंगे, सॉरी डेक्लरेशन दे के चलेंगे डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सक्राइबर, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होंगे और सब्सक्राइबर होंगे। सब्सक्राइबर कौन होते हैं, सब्सक्राइबर आप कह सकते हो कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर। कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर को सब्सक्राइबर कहते हैं। कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर और कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर डेक्लरेशन देंगे। डेक्लरेशन नॉर्मल अपने पेज, प्लेन पेज पे दे के चलेंगे, उनको अलग से कोई एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का ऑफिस एड्रेस क्या होगा, उसका पूरा प्रूफ दे के चलेंगे। प्रूफ के तौर पे वो कन्वेंस डीड, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट ये दे के चलेंगे। कंपनी यूटिलिटी बिल दे के चलेगी, जो 2 महीने, यूटिलिटी बिल मतलब टेलीफोन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर कोई मोबाइल बिल का हो गया, तो वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, वो दे के चलेगी एप्लीकेशन के साथ। NOC for use premise for the registered office of a company from owner and person who name mention in the utility bill। कि भाई अगर आपने लीज पे या रेंट पे रजिस्टर्ड ऑफिस लिया है किसी पर्सन से, तो उस पर्सन से आप NOC भी लोगे कि हाँ ये बंदा मेरा
जो ऑफिस है उसको यूज़ कर सकता है। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में कोई अपनी कंपनी बना रही है तो उस फॉरेन कंपनी भी अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी। रेजोल्यूशन पास बाय द प्रमोटर कंपनी, कि भाई रेजोल्यूशन पास बाय द प्रमोटर कंपनी कि अगर कोई इंडियन कंपनी है वो अपनी हुली ओन सब्सिडरी बना रही है, कि भाई कोई क्या है पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी काइंड ऑफ मैं ये कह दूं कि जैसे अडानी ग्रुप इतना बड़ा है, या मैं रिलायंस की बात कर लूँ, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनी आती हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री अपने ग्रुप में एक और कंपनी बनाना चाहती है तो रिलायंस इंडस्ट्री रेजोल्यूशन पास करेगी कि भाई मैं एक कंपनी क्या करना चाहती हूँ, प्रमोट करना चाहती हूँ अपनी सब्सिडरी। तो उसका रिलायंस का जो कंपनी है उसकी मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होगा वो भी लग के यहाँ पर चलेगा। इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर इन अदर एंटिटी, कि भाई जो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे कंपनी के उनका दूसरी कंपनी के साथ क्या रोल है। इंटरेस्ट, क्या वो दूसरी कंपनी किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर हैं या वो किसी और कंपनी में भी शेयर होल्डर हैं, वो भी बता के यहाँ पर चलेंगे। कंसेंट ऑफ नॉमिनी INC 3 फॉर्म में, अगर कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो जो वन मेंबर है 1 पर्सन कंपनी का वो अपना नॉमिनी अपॉइंट करता है, तो नॉमिनी की कंसेंट भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लग के जाएगी। उसके बाद प्रूफ आइडेंटिटी एज वेल एज रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर, कंपनी के सब्सक्राइबर मतलब फर्स्ट शेयर होल्डर का आइडेंटिटी प्रूफ कौन है वो, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस भी, प्रूफ एज वेल एज रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ नॉमिनी वो भी पूरा, रेजोल्यूशन ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी या फिर कोई ऑप्शनल अटैचमेंट। तो ये एक इतनी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब एक कंपनी को बना रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक कंपनी को जब हम स्पाइस प्लस फॉर्म बनाते हैं, जब हम प्रोसीजर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए करते हैं तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ अटैच होकर यहाँ पर जाते हैं। समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? अभी स्टेप 2 समझ आया? नवनीता, जयंत, स्टेपनी? ओके। स्टेप 2 क्या है? जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पार्ट बी में फिल कर देंगे। कि जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, वंस ऑल द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एप्लीकेंट हैज टू फिल द इंफॉर्मेशन इन द ई फॉर्म स्पाइस प्लस। उसके बाद क्या है, स्पाइस प्लस एक सिंगल विंडो फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज हमें मिलती हैं। स्पाइस प्लस फॉर्म जो है INC 32 फॉर्म जो है वो एक सिंगल विंडो फॉर्म है। इसके अंदर वो कहते हैं एक बकेट है ये पूरे का पूरा। इसके अंदर हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। कौन सी सर्विसेज मिलती हैं इसके अंदर हमें पढ़ते हैं। दिस फॉर्म कैन बी यूज फॉलोइंग पर्पस, एप्लीकेशन ऑफ डिन, नेम अवेलेबिलिटी, नो नीड फॉर फाइल सेपरेट फॉर्म फॉर डायरेक्टर, कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट भी इसी के अंदर हो जाती है। फर्स्ट डायरेक्टर की, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट भी इसी में हो जाती है। रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी को दोबारा से कोई रजिस्टर्ड ऑफिस, वैसे तो कंपनी के फॉर्म फाइल करने का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है INC 22, बट जब आप स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल कर देते हो तो आपको ज़रूरत नहीं होती दोबारा से INC 22 फाइल करने की। आपको दोबारा से पैन या टैन लेने की जरूरत नहीं होती। आप इसी फॉर्म के अंदर पैन टैन ले सकते हैं। GST नंबर लेने की जरूरत नहीं होती, इसी फॉर्म के अंदर GST नंबर लेके यहाँ पर चल सकते हैं। ये सारी की सारी सर्विसेज क्या है आपको एक फॉर्म के अंदर मिलती हैं। डिन 3 डायरेक्टर तक का आप डिन ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं एक फॉर्म के अंदर मिलती हैं, तो इसको सिंगल विंडो फॉर्म कहते हैं। पहले क्या होता था, पहले कंपनी बना तो दी जाती थी लेकिन बाद में GST अलग ले रहे हैं, पैन अलग ले रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए फॉर्म अलग से फाइल कर रहे हैं INC 22, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए अलग से फॉर्म फाइल हो रहा है INC 12, INC DI 12। तो फॉर्म सारे अलग अलग जो फाइल होते थे उससे खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता था। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते हुए कि लोग आराम से कोई भी अगर बिजनेस करना चाहें, बिजनेस करने के लिए वो कंपनी बनाना चाहें तो आराम से वो एक ही फॉर्म फाइल करके अपनी थोड़े टाइम के अंदर कंपनी बना सकते हैं। पहले 2-2 महीना एक कंपनी को बनाने में लग जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। आप एक फॉर्म फाइल करो, अगर आपकी सारी डिटेल सही हैं आपका हफ्ते के अंदर अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, बेनिफिट है। ये सबसे बड़ा क्या है, बेनिफिट है। समझ आ गया?
आगे बढ़े। स्टेप नंबर 4 क्या होता है? आपने पहले नेम रिजर्वेशन करा लिया, आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी, वो डॉक्यूमेंट भी आपने भर लिए, आपको पता भी चल गया कि मैं और क्या क्या सर्विसेज ले सकता हूँ, ये सर्विसेज का भी आपको पता चल गया। आप फिल करोगे डिटेल ऑफ पैन और टैन। आपको पैन और टैन के लिए भी एप्लीकेशन देनी है। अगर आप कंपनी का पैन और टैन लेना चाहते हो, वैसे तो मैंडेटरी है कंपनी एक्ट के अंदर कि जब आप कंपनी बना रहे होते हो तो आप साथ के साथ, जब आप पैन और टैन लोगे तो साथ के साथ आप एप्लीकेशन के साथ उसको डिटेल भी बता के चलोगे। और पैन और टैन की डिटेल के लिए आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन द डिटेल ऑफ पैन और टैन इन द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म INC 32 लिंक टू फाइंड आउट एरिया कोड, कि आपको एरिया कोड बताना पड़ेगा कि आप कौन से एरिया से हो। वो वहाँ पे ना लिस्ट फॉर्म के अंदर ना वो लिस्ट आ जाती है कि आप कौन से एरिया से हो। आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का एरिया कोड वो बता के आप क्या करोगे, आप फिल कर दोगे। आपको आराम से जब कंपनी बन जाएगी पैन टैन आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको GST IEC एजाइल प्रो एस ये वाले GST की लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इफ़ कंपनी वांट टू अप्लाई फॉर GST और IEC इट हैज़ टू सेलेक्ट येस। फॉर्म के अंदर आपको येस सेलेक्ट करना पड़ेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा, वो फिल करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप वो करोगे, येस करोगे, इफ़ कंपनी विश टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन फॉर GST रजिस्ट्रेशन देन दे कैन सेलेक्ट येस। तो वहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर बताना पड़ेगा कि आपको पैन टैन लेना है, येस। आपको GST लेना है, येस। आपको बताना पड़ेगा वो सारा। तो वहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंगली आपका सारे का सारा वहाँ पे जब आपकी कंपनी बनेगी आपको पैन टैन भी मिल जाएगा, आपको GST नंबर भी मिल जाएगा, आपको IEC नंबर भी मिल जाएगा और बाकी जो बैंक अकाउंट आपका ओपन होने वाला है सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक ये भी होगा। स्टेप 6 क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ MOA एंड EOA इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल, कि आफ्टर प्रॉपर फाइलिंग स्पाइस प्लस फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन स्पाइस प्लस फॉर्म होती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हैज़ टू बी फाइल इन INC। क्या है आप क्या है कि जब आप स्पाइस प्लस फॉर्म को प्रॉपर फिल कर लोगे ऊपर वाली डिटेल्स को, फिर आपको क्या बनाना पड़ता है? एप्लीकेंट हैज़ टू बी फाइल INC 33 यानी EMOA और INC 34 EAOA फॉर्म द टू द IOC MCA साइट पे। MCA की साइट पे फिर आपको कंपनी का EMOA और कंपनी का EAOA भी क्या करना पड़ता है? फाइल करना पड़ता है। ये टेबल नीचे दे रखी है जिसमें हमें बता रखा है कि किस तरह से आपका फाइल होगा। पहला केस है कि नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर बेस्ड आउटसाइड इंडिया, कि अगर आपका नॉन इंडिविजुअल है, कोई फर्स्ट सब्सक्राइबर है कि भाई कोई फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन की कंपनी इंडिया में अपनी कोई सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट कर रही है आउटसाइड इंडिया से, उस केस में क्या होगा? आपका जो स्पाइस प्लस फॉर्म है INC 32 विद अपोस्टाइल, अपोस्टाइल क्या होना चाहिए? आपका MOA होना चाहिए, A होना चाहिए। आपके जो MOA और AOA होगा अपोस्टाइल होना चाहिए। वहाँ की एम्बेसी जो है उसको नोटराइज अपोस्टाइल्स अटेस्टेड करके देगी। दूसरा केस हो गया नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर बेस्ड इन इंडिया, कि अगर आपकी कोई इंडियन कंपनी है, जैसे मैं रिलायंस की बात कर रहा था, रिलायंस इंडस्ट्री कोई अपनी नई कंपनी बनाने वाली है, रिलायंस किसी भी नाम से, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और ऐसी कंपनी बनाने वाली है, तो उस केस में क्या होगा? तब जो एप्लीकेशन जो होती है INC 32 उसके साथ लिंक फॉर्म INC 33 और INC 34 लिंक होके जाते हैं। ऊपर वाले केस में क्या होता है? आउटसाइड इंडिया होता है तो आपको अपोस्टाइल कराना पड़ता है, वो फिजिकल फॉर्म में जाते हैं, वो फिजिकली जाते हैं, फिर आपको स्कैन करके वो डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं। बट इसमें क्या है, ये फॉर्म आपके फॉर्म होते हैं INC 33 34, ये लिंक होते हैं। इंडियन नेशनल बीइंग सब्सक्राइबर अदर देन डायरेक्टर, कि भाई क्या है, इंडियन नेशनल है, कोई बंदा है इंडिया का नेशनल है, सब्सक्राइबर बनेगा डायरेक्टर से अलग, तो उसके भी क्या होंगे? तब उस केस में क्या होगा? MOA और AOA है, लिंक फॉर्म एप्लीकेशन के साथ लिंक होके यहाँ पर जाएंगे। इंडियन नेशनल बीइंग सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, कि भाई कोई इंडियन नेशनल है वो सब्सक्राइबर भी है डायरेक्टर भी है,
उस केस में भी क्या होगा, एप्लीकेशन के साथ EMOA और EOA अटैच होके जाएंगे। कोई फॉरेन नेशनल है सब्सक्राइबर अदर देन डायरेक्टर हैविंग वैलिड इन, कि भाई क्या है, कोई फॉरेन का कोई पर्सन है, वो क्या है, सब्सक्राइबर है डायरेक्टर से अलग, तो फिर वो क्या करेगा, लिंक होके जाएंगे उसके फॉर्म ई फॉर्म INC33 एंड ई फॉर्म AOA अलोंग विद द वैलिड बिजनेस वीजा टू बी सबमिटेड। बट उसको अपना वीजा, अपने पासपोर्ट प्लस वीजा की कॉपी आपको उसको देनी पड़ेगी, MCA में बतानी पड़ेगी, MCA में उसको इन चीज़ों के साथ बतानी पड़ेगी। ये समझ आ गई सिचुएशन। ये केसेस होते हैं कि भाई आप अगर सब्सक्राइबर कौन होता है, फर्स्ट शेयर होल्डर जो MOA और AOA में साइन करते हैं। तो अगर आप ये हो तो आपकी जो एप्लीकेशन के साथ MOA और AOA कैसे कैसे जाएंगे वो बता रखा है इसने। समझ आया बच्चों 6 पॉइंट? आपको समझ आ गया केस, अलग अलग केस में MOA और AOA किस तरह से एप्लीकेशन के साथ लग के जाएंगे। कि अगर आपकी कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में अपनी कोई छोटी कंपनी, ब्रांच ऑफिस या कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी बना रही है, तो फिर जो एप्लीकेशन के साथ जो MOA और AOA लग के जाएंगे वो अपोस्टाइल होके जाएंगे। समझ आ गया? नवनीता, जयंत, स्टेफनी, कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन ब्रदर इसमें? ओके, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 7, सबमिशन ऑफ INC32, 33, 34 एजाइल फ्रॉम एन MCA। कि भाई जब आपका सारे का सारा फॉर्म भी बन गया, नेम रिजर्वेशन हो गया, फॉर्म आपने बना दिया, आपके पास MOA AOA है, सारी डिटेल्स आपने भर दी, आप फिर क्या करोगे, अपलोड करोगे उनको, अपलोड करोगे स्पाइस प्लस कि भाई अपलोडिंग फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस। आप ना ये सीक्वेंस है, ये जो बता रखा है ना, इसी सीक्वेंस में स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ इन सारे फॉर्म्स को, स्पाइस प्लस होती है एप्लीकेशन INC32 की, आप उनके साथ क्या करोगे, इन फॉर्म को इसी सीक्वेंस में, अगर आपका सीक्वेंस भी गलत हुआ ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको एरर दिखा दिया जाएगा कि आपका सीक्वेंस जो है अटैच करने का वो गलत है, आप सही सीक्वेंस में करो। तो एक सीक्वेंस के साथ आप लिंक करोगे फॉर्म को, EMOA INC33, EOA INC35 34, URC1, एजाइल प्रो और INC9। आप ना इस तरह से इस सीक्वेंस में स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ इनको अटैच कर दोगे। कंपनी गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड थ्रू स्पाइस प्लस विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ अप टू 15 लाख वुड कंटिन्यू टू एंजॉय जीरो फाइलिंग फीस। कि अगर आपकी कंपनी की जो क्या है ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ 15 लाख की है, अगर आप सिर्फ 15 लाख की कैपिटल के साथ क्या कर रहे हो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे जीरो फीस लगती है, जीरो फीस पे आप कंपनी क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सच कंपनी विल बी लेविड विद ओनली स्टैंप ड्यूटी। इनको सिर्फ स्टैंप ड्यूटी MOA AOA के ऊपर गवर्नमेंट की एक स्टैंप ड्यूटी होती है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होता है इनका, सिर्फ आपको क्या करना होता है, स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। बाकी आपकी जो फीस होगी वो सिर्फ जीरो लग के चलेगी, कोई फीस नहीं लगेगी। आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे ऊपर वाले में, स्टेप 6 में। स्टेप 8 क्या कहता है यहाँ पे, स्टेप 8 क्या कहता है, जब आपने डॉक्यूमेंट क्या कर दिए, सबमिट कर दिए आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी शैल बी इशूड बाय द रजिस्ट्रार इन फॉर्म INC11 अलोंग विद सिन पैन 10। कि जब आपने डॉक्यूमेंट क्या कर दिए, अपलोड कर दिया, ROC ने उनको चेक किया और डॉक्यूमेंट सारे ठीक थे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, जो कि फॉर्म INC11 में होता है। और उसके साथ आपको मिलेगा कंपनी का पैन, कंपनी का टैन और कंपनी का सिन नंबर। समझ आ गया यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आप बच्चों को, कि क्या कहाँ से कहानी शुरू होती है और कहाँ तक चलती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहती है। समझ आ गया? ओके। आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी, ये प्रिकॉशन बता रखी है कि जब आप फॉर्म अपलोड करोगे, अपनी एप्लीकेशन अपलोड करोगे, आपको क्या क्या लेना पड़ जाए।
कि भाई आपका पीडीएफ का वर्जन नया होना चाहिए। अगर नया वर्जन नहीं है आपके पीडीएफ का तो उसको क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगी आपका पोर्टल। जो फॉर्म होगा वो डिजिटली साइन होने चाहिए, फॉर्म के फॉर्म सारे के सारे डीएससी लगा होना चाहिए, डायरेक्टर का और प्रोफेशनल का। डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेटेड होने चाहिए, वैलिडेटेड मतलब एमसीए ने उनको अप्रूव कर दिया होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर को। द डायरेक्टर आर नॉट डिस्क्वालीफाइड, कि जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। मतलब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे डायरेक्टर वाला चैप्टर, सेक्शन 164 के अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी हैं कि भाई ये पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, कि भाई जो डॉक्यूमेंट है वो विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट होना चाहिए। मतलब 6, हमने एमसीए की वेबसाइट पे पढ़ा था जाके, एमसीए 21 चैप्टर हम पढ़ रहे थे, एक फॉर्म का मैक्सिमम साइज कितना होता है, 6 MB। तो उस साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो अटैच किया है वो लेजिबल होने चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैंड होना चाहिए। ये ना हो कि आपने धुंधला कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा, खराब डॉक्यूमेंट है, स्कैन अच्छे से नहीं हुआ पड़ा, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आप अटैच करोगे। सिग्नेचर जो आप करोगे वो कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए, कि कई बार लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं सिग्नेचर, ऐसा नहीं होना चाहिए, पकड़ा जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका वहीं पे कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, अगर नॉलेज में आ गया तो ये होता है एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का पूरा प्रोसीजर, कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? ओके, आगे बढ़े। ओके, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस की। सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस क्या होता है? As per section 10A, read with rule 23A, company incorporation rule 2014, every company incorporated after the commencement of the कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, कि जितनी भी कंपनी 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल शैल नॉट कमेंस बिजनेस, वो तब तक बिजनेस नहीं कर सकती या तब तक वो कोई बोरिंग्स नहीं ले सकती, कोई पैसा नहीं ले सकती लोगों से उधार में, जब तक कि वो डेक्लेरेशन ना दे दे INC 20A में। वो डेक्लेरेशन ना दे दे, डायरेक्टर डेक्लेरेशन देते हैं INC 20A में, एक फॉर्म होता है INC 20A, जो कि 180 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है 180 दिन के अंदर अंदर फाइल करना जरूरी है। जिसको वेरीफाई कौन करेंगे? कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, जो कि प्रैक्टिस में है, वो ROC में फाइल होगा। दैट वो बता के यहाँ पर चलेंगे कि वो डिक्लेरेशन के अंदर ये बता के चलेंगे कि जितने भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने क्या कर दिया है, पैसा जो है दे दिया है हमें और उसके बदले में शेयर ले लिया है। कि जितना उन्होंने बोला था कि भाई हम इतना पैसा देंगे और इसके बदले में इतने शेयर लेंगे, उन्होंने पैसा दे दिया है। कि भाई दैट एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम has paid the value of the share agreed to be taken by him on the date of making such declaration, कि जिस दिन डेक्लेरेशन दे रहे हैं उस दिन वो बता देंगे कि भाई पहले तो जितने भी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे उन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया है और उसके बदले में कंपनी ने उनको शेयर अलॉट कर दिए हैं। दूसरा बता के चलेंगे कि कंपनी हैड फाइल विद द रजिस्ट्रार ए वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रिक्वायर्ड ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन फॉर्म INC 22, कि कंपनी ये भी बता के चलेगी कि कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जो फॉर्म INC 22 होता है बताने के लिए कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस ये होगा, जो नोटिस है वो भी फाइल कर दिया है। तीसरा कि भाई अगर कोई डिफ़ॉल्ट कंपनीज एक्ट की इस सेक्शन की किसी रिक्वायरमेंट में अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया, इफ डिफ़ॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी लाइबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 50,000 rupees and every officer who is in default shall be liable for penalty of 1,000 rupees each day during which such default continued but not exceeding an amount of 1 lakh rupees, कि अगर आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए डेक्लेरेशन नहीं देते फॉर्म INC 20A में तो आपके ऊपर इस तरह से पेनल्टी लगेगी, इस तरह से आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। दो चीज़ों के लिए डेक्लेरेशन दी जाती है कि आप जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे उन्होंने क्या कर दिया है, पैसा जो है वो वापस पैसा जो है कंपनी को दे दिया है और कंपनी ने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, वो कंपनी के मेंबर बन चुके हैं। और दूसरा
कंपनी ने जो वेरिफिकेशन करवानी थी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की INC 22 फाइल करके, उसकी भी वेरिफिकेशन करवा लिया है। अगर आप वो करते हो किसी भी तरह से इसमें डिफ़ॉल्ट करते हो तो आप लाइबल होगे पेनल्टी के लिए, पेनल्टी इसमें बता रखी है। पॉइंट नंबर डी, वेयर नो डिक्लेरेशन हैज़ बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डे of the incorporation of the company, and the registrar has reasonable cause to believe that the company is not carrying on any business or operation, he may, without prejudice to the provision of subsection 2, initiate action for the removal of the name of the company from the register of company। कि भाई अगर रजिस्ट्रार को लगा कि एक कंपनी बनी और उसने अब तक 180 दिन हो गए कोई डिक्लेरेशन नहीं दी और कंपनी कोई बिजनेस भी नहीं कर रही, तो ROC क्या करेगा, उसका नाम हटा देगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी से उसका नाम रिमूव कर देगा। तो इस तरह से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आपको फॉर्म 180 दिन के अंदर अंदर देना, इन फॉर्म INC 20 में देना मैंडेटरी है। तो जब कंपनी बन जाएगी उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है। अगर नहीं दी तो आपका नाम जो है रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा IMC के डाटा से। समझ आ गई बच्चों? हाँ, ये कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म है, ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। ये आप इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ऊपर हमने पढ़ लिया ये वाला। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको क्या क्या वो लेनी पड़ेगी, प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी पड़ेंगी बातें। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द प्रोफेशनल, ऑब्टेन एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम सब्सक्राइबर, कि भाई क्या है, वो सब्सक्राइबर से उन्होंने एंगेजमेंट लेटर, मतलब ये है कि उन्होंने डिक्लेरेशन ले ली है सब्सक्राइबर से। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड परटेनिंग टू रजिस्टर्ड ऑफिस, कि भाई क्या है, उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवा ली है रजिस्टर्ड ऑफिस की। पहला तो कि भाई सब्सक्राइबर ने डिक्लेरेशन दे दी है, दूसरा जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। एंश्योर ऑल अटैचमेंट आर क्लियर एनफ टू रीड, वो ये भी देखेंगे कि जितनी भी अटैचमेंट लग रही हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए जो भी अटैचमेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, क्लियर हैं, साफ हैं। इंश्योर करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फंक्शनिंग फॉर द बिजनेस पर्पस ऑफ कंपनी, कि भाई क्या है, कई लोग क्या करते हैं अपने घर को ही कंपनी का क्या बना लेते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस बना लेते हैं। तो ये भी चेक करेंगे कि क्या कंपनी का बिजनेस वही रजिस्टर्ड वही है रजिस्टर्ड ऑफिस, कि जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, काम कर रही है, जिस पर्पस के लिए कंपनी ने ऑफिस बनाया है, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया है, तो वो उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रही है। ऐसा भी हो देखने पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल ये भी चेक करेंगे, टेक अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज़ बीन हैंडेड ओवर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सिंस हैज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4, copy of all document information has originally filed should be preserved at a registered office of the company, therefore a professional should take care while handling over the incorporation documents, कि भाई जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रॉपरली प्रिजर्व होंगे और सारे के सारे क्या करेंगे, हैंड ओवर, प्रोफेशनल को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, उनकी प्रॉपरली टेक केयर की जाएगी। और पॉइंट नंबर 6 क्या है, MCA का सर्कुलर आया था 10 तारीख को 2014 को। अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर ROCRD in case of omission of any material fact or submission of any false, incomplete, misleading information can, after giving opportunity to explain, refer to matter e-governance division of MCA, which in turn may initiate proceeding under section 447 fraud or ask the respective professional institute to take action। कि भाई कोई भी कंपनी सेक्रेटरी अगर कुछ भी ढंग से चेक किए बिना, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक किए बिना, हाँ कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है गलत इंफॉर्मेशन फाइल कर देता है तो वो फ्रॉड के केस में पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर प्रॉपरली क्या होगा, कार्रवाई होकर यहाँ पर चलेगी। समझ आ गई मेरे बच्चों बात? समझ आई बात, क्या क्या मैं बात कहने चाह रहा हूँ? हाँ, यस। अब ये है प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या एग्जम्पशन लेके चलती है। आप इसको बस रीड कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी रेलेवेंट नहीं है एग्जम्पशन, कि ये एक प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशन मिलती है
आपको पता होनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशन मिलती है, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट मच रेलेवेंट। तो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ ये वाला टॉपिक प्रिविलेजेस वाला, आप इसको सिर्फ रीड कर लेना, आप छोड़ना मत, रीड जरूर करना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रेलेवेंट नहीं है ये। पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, जिसके मिनिमम पेड अप कैपिटल जो रूल्स में बताई गई हुई है वो होती है। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती और जिसकी क्या है, मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है रूल्स के अंदर बताई गई है। प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even where subsidiary company continue to be a private company in its article। कि भाई क्या है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो क्या है, प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और उसके बाद उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल वो होती है जो रूल्स में बताई होती है। ठीक है, और उसने आगे ये भी बोला है, उसने आगे ये भी बोला है कि भाई एक पब्लिक कंपनी है और उसकी कोई ए बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी इसके ऊपर 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% वोटिंग राइट, वोटिंग राइट या फिर शेयर या फिर कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब हुआ ये पब्लिक कंपनी जो है ए पब्लिक लिमिटेड, ए लिमिटेड जो है ए बी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल करती है। तो ए लिमिटेड जो है ए बी प्राइवेट लिमिटेड की क्या है, होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। ए लिमिटेड जो है ए बी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है और ए बी प्राइवेट लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर एक एक पब्लिक कंपनी की, एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी को, सब्सिडरी को डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है, उसको भी एक पब्लिक कंपनी माना जाता है। और जितने भी पब्लिक कंपनी के प्रोविजंस होते हैं वो सारे एक डीम्ड पब्लिक कंपनी पे भी लगते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, उसको भी अगर वो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी को, उस प्राइवेट कंपनी को भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे। इसके ऊपर जितने भी पब्लिक कंपनी के प्रोविजंस होते हैं, फिर इसके ऊपर एग्जम्पशंस नहीं लगती, वो ऊपर जो बता रखी थी ना एग्जम्पशंस, वो नहीं लगती इसके ऊपर। इसको सब फॉलो करना पड़ेगा जो एक पब्लिक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में है, पब्लिक कंपनी के कंट्रोल में है। ये पब्लिक कंपनी के कहने पे काम करती है, तो हम मान के चलेंगे ये भी एक पब्लिक कंपनी की तरह ही है, ये भी एक डीम्ड पब्लिक कंपनी है क्योंकि एक पब्लिक कंपनी का हिस्सा है ये एक पब्लिक कंपनी का हिस्सा है। समझ आ गई यहाँ तक मेरी बात? बच्चों समझ आई यहाँ तक मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो वही बात कह रहा है कि भाई एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे और सारे प्रोविजन एक पब्लिक कंपनी वाले उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, बट उसका स्टेटस जो है, जो बस उसका स्टेटस जो है प्राइवेट ही रहेगा, बाकी उसको सारे के सारे मानेंगे पब्लिक कंपनी। एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज ए पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन। 7 और मोर पर्सन उसको मिलके क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी को बनाते हैं। वो अपना नाम क्या करते हैं, मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करते हैं, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू द मेमोरेंडम। तो वो अपना मेमोरेंडम के अंदर नाम सब्सक्राइब करते हैं
तो वो 7 और 7 से ज़्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी को बनाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे क्या है लिख रहा है कि अगर क्या है कोई पब्लिक कंपनी अपनी शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहती है, जो अपनी कंपनी क्या है स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है पब्लिक में अपने शेयर्स जो है इशू करना चाहती है, तो अपनी सिक्योरिटी को उसे कहाँ लिस्ट कराना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना पड़ेगा। तो वही है। तो ये वाला क्या, और यहाँ ये भी पढ़ लो आप, ये वाला इतना काम नहीं आएगा, यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है भाई। As per section 58 subsection 2, the security or other interest of any member in a public company freely transferable। क्यों क्या है, द शेयर जो है कंपनी के वो क्या है फ्रीली ट्रांसफरेबल। एक पब्लिक कंपनी आराम से अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। उस पर किसी तरह की क्या नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह की क्या नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ आ गया बच्चों पब्लिक कंपनी का? आगे पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या क्या फीचर होते हैं पब्लिक कंपनी के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम जो नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 3। पब्लिक कंपनी के ऊपर मिनिमम जो डायरेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और मैक्सिमम कितने होते हैं, 15 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, 15 डायरेक्टर होते हैं। दे एक्ट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेक होल्डर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। Public limited company are headed by the board of director and key managerial personnel of the company. Composition of board of director is set out in the company's article of association and the applicable to the rules regulation। एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम जो डायरेक्टर होंगे वो 3 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 15 होंगे यहाँ पर चलेंगे, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट को देख के यहाँ पर चलेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी, पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड होती है। उनकी लाइबिलिटी सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड होती है, वहीं तक लिमिटेड होती है जो उन्हें अनपेड शेयर पे करना, अनपेड अमाउंट अपने शेयर पे करना है, वहीं तक भी उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्योंकि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी एंटिटी जो है सेपरेट है एक उसके मेंबर से, तो मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी के कुछ फीचर होते हैं, कंपनी अपने नाम से किसी भी के भी अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। कोई भी पर्सन क्या है कंपनी के अगेंस्ट क्या कर सकता है, केस फाइल करके यहाँ पर चल सकता है। तो वो होके यहाँ पर चलता है लिमिटेड लाइबिलिटी की। शेयर होल्डर लाइबिलिटी फॉर द लॉसेस ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू देयर शेयर कंट्रीब्यूटेड बाय हिम ओनली, कि जितना उनका शेयर होता है सिर्फ उतने तक ही उनकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। दिस इज व्हाट मेक इट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द शेयर होल्डर, की कंपनी क्या है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। द बिजनेस कैन बी शू ऑन इट्स ओन और नॉट इन्वॉल्व द शेयर होल्डर, की कंपनी अपने नाम से किसी के अगेंस्ट क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, उसमें उसके मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकती। The company does not belong to any person since one person can own only a part of it। क्या है कि जो शेयर होल्डर है सिर्फ इसका पार्ट है, वो कंपनी के पूरे मालिक नहीं होते कि पूरी प्रॉपर्टी का उन पर किसी तरह से मालिक नहीं होते। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी के एक्सेप्शंस होती हैं। क्या एक्सेप्शंस होती हैं, सेक्शन 3A प्रोवाइड दैट इफ द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज रिड्यूस बिलो 7, कि भाई अगर क्या है कि मिनिमम जो मेंबर चाहिए होते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए वो 7 होते हैं। अगर कम वो 7 से कम हो गए, लेट से 6 हो गए, और कंपनी 6 महीनों से बिजनेस कर रही है, उन्होंने अपने मेंबर्स को बढ़ाया ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस पीरियड के लिए कंपनी के जितने भी मेंबर हैं वो इंडिविजुअली क्या होंगे, लाइबल होंगे कंपनी के हर एक डेट के लिए, कंपनी के हर एक लोन के लिए उस पीरियड के लिए। वाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज सो रिड्यूस, एवरी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट। कॉग्निजेंट मतलब नॉलेज कि उनको नॉलेज थी कि भाई हमारे नंबर ऑफ मेंबर हैं वो बिलो कितने हैं, 7 हैं, और इस नॉलेज को होते हुए भी 6 महीने से कंपनी बिजनेस कर रही है, तो क्या होगा, इंडिविजुअली हर एक मेंबर जो होंगे लाइबल होकर यहाँ पर चलेंगे। नंबर ऑफ मेंबर, कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे एक पब्लिक कंपनी के वो 7 होंगे। मैक्सिमम के केस में कोई लिमिट नहीं होती। ट्रांसफरेबिलिटी, पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल्स होते हैं, वो ट्रेडेड हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, BSE NSE पे। लाइफ स्पैन, कंपनी की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है, परपेचुअल सक्सेशन है। मेंबर की डेथ का, मेंबर की इंसेंटिसिटी का
इनके ऊपर किसी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी के मेंबर मर गए, कुछ हो गया, डजेंट मैटर, कंपनी चलती रहेगी। तो कंपनी की लाइफ है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइफ है कंपनी की। लाइफ स्पैन इनका है परपेचुअल सेसेशन, परपेचुअल सेसेशन। फाइनेंशियल प्राइवेसी, public limited company are strictly regulated and required by the law to publish their complete financial statement annually. This ensures that they reveal their true financial position to their owner and to potential investors so that they can determine their true worth of the company. कि भाई पब्लिक कंपनी को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उनको जो एग्जैक्ट में उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट में पब्लिक को दिखानी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, कंपनी की एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो रहती है। तो पब्लिक कंपनी को इस चीज़ से काफ़ी मतलब लोगों को विश्वास पब्लिक कंपनी में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एज पर लॉ होता है पब्लिक कंपनी में। जैसे रिलायंस की बात कर लूँ, लोगों का विश्वास है रिलायंस में। टाटा की बात कर लूँ, लोगों का विश्वास है टाटा में। मारुति सुजुकी में लोगों का विश्वास है, दे आर पब्लिक कंपनी। तो जब लोगों का विश्वास होता है तो बिजनेस भी अच्छा होता है। कैपिटल, public limited company enjoying an increased ability to raise capital since they can issue share to the public through the stock market. They can also raise additional capital by issuing debenture and bonus through the same market from the public. Debenture and bond are in the form of secured unsecured debt issue to a company on the strength of its integrity and financial position by the journal। कि मतलब क्या है, जो कंपनी है वो कैपिटल रेज कर सकती है बाय इश्यू ऑफ शेयर, बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर, बाय इश्यू ऑफ एनी अदर बॉन्ड्स। तो वो कैपिटल इनके पास बेनिफिट है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास बेनिफिट है इंक्रीज एबिलिटी टू रेज कैपिटल। वो जितना चाहे पैसा उठा सकती है स्टॉक एक्सचेंज के जरिए। अगर वो लोगों से पैसा उठाना चाहे वो क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवाएगी, आईपीओ लेके आएगी और लोगों से बहुत करोड़ों करोड़ों में, अडानी ने 20 करोड़ का भी एफपीओ लेके आई थी, 20,000 करोड़ का, सॉरी। तो इतना ज़्यादा पैसा जो है एक पब्लिक कंपनी को बेनिफिट मिलता है कि वो क्या है, उठा के यहाँ पर चल सकती है। समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, अब उसके बाद बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम जो शेयर होल्डर चाहिए वो 7 और मिनिमम डायरेक्टर चाहिए वो 3। और बाकी क्या है, कौन कौन से लॉ आपको फॉलो करने पड़ते हैं एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए। कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉलो करना पड़ता है, और जो भी स्टैट्यूटरी लॉ हैं जैसे ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, तो ये क्या है फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स रेगुलेशन। तो ये बता रखे हैं कि पॉइंट टू बी रिमेंबर, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए, और मिनिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और कोई लिमिट नहीं है, नो सीलिंग मतलब नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं कंपनी के, लेकिन मिनिमम 7 होने चाहिए। शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक कंपनी के क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल्स होते हैं। तो इस तरह से कंपनी क्या कर सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है पब्लिक में अपने शेयर इशू करने के लिए, कि अब पब्लिक कंपनी अपने शेयर को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकती है और पब्लिकली उनको क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। समझ आ गया मेरी बात? Yes, sir. हाँ, अब आते हैं स्टेप्स क्या लेने चाहिए इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। जैसे एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के सेम स्टेप हैं, सारे सारे के सारे सेम स्टेप हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना, सारे के सारे सेम स्टेप हैं। बस एक दो बातें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी, बाकी सारा सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा था। क्या है, द इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर ऑफ अ पब्लिक company is similar to private company. However, it need to be ensured that the proposed company is in compliance with the minimum requirement of member and director in a public company, and article and memorandum of association as drafted as per the requirement of act. The name shall be suffixed by the word limited. जहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड के केस में प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं तो यहाँ पे पब्लिक के केस में लिमिटेड लिखते हैं। इफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी एंट्रीज देन सच एंट्रीचमेंट शैल बी इन कंप्लायंस विद। बस दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपके, मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर शेयर होल्डर कितने होंगे या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, और आप अपने वर्ड के पीछे क्या लगाओगे, अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाओगे, आप अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाओगे। बाकी सारा सारे का सारा क्या है,
जो प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है। समझ आ गया? Yes, sir. ओके, कितना रह गया है अभी? ये 1 मिनट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। हमारा 1% कंपनी, निधि कंपनी, उसके बाद हमारा निधि कंपनी के बाद प्रोड्यूसर कंपनी और फॉरेन कंपनी, 4 टाइप्स ऑफ कंपनी रह गई हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर पे मूव करेंगे, चार्टर कंप्लायंस। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम अपना फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद तीसरे चैप्टर पे चलेंगे, अपने तीसरे चैप्टर पे जाके इसको फिनिश करके अपने तीसरे उस पे जाएंगे। समझ आ गया यहाँ तक इतना? Yes, sir. ओके डियर, ओके, चलो ठीक है। क्योंकि मैं 1% कंपनी स्टार्ट करा दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरे को काफ़ी टाइम चाहिए अच्छे से समझाने के लिए, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट क्लास में मूव कराऊंगा फिर। तो फिर इन फोर टाइप्स ऑफ कंपनी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। 1% कंपनी, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी और फॉरेन कंपनी, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 पे, ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में हमारा ये सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी फिनिश हो हम उसको फिनिश करें, ठीक है ना? चलो Yes, sir. मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट क्लास में अपना। हमारी कल कंपनी लॉ की क्लास है ना, तो कंपनी लॉ की क्लास में मिलेंगे। फिर हमारी उसके बाद जीआईजीएल की क्लास होगी, जीआईजीएल करेंगे, तो करेंगे फिर कल करते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. ओके डियर, ओके, चलो ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. ओके डियर, ओके ओके।